नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी में आज हम नए भारतीय आपराधिक कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि किस तरह यह नया कानून पुराने से अलग है और किस तरह से इसमें विधायी अपडेट किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। और लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो जानने का विषय यही है कि कौन सा कानून होगा जो पुराने आपराधिक कानून की जगह लेगा। जी, पुराने कानून पे अगर हम अवलोकन करते हैं तो वो 1860 पुराना जब अंग्रेजों का जमाना था तब का बना हुआ था। अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, नए जमाने के हिसाब से नए अपराध भी जुड़ते जा रहे हैं और नई पद्धतियां भी जुड़ती जा रही है। एविडेंस कलेक्शन का मेथड देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन की पद्धति देख लीजिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी आते हैं तो उनकी जो स्वीकृति होती है और एडमिसिबिलिटी ग्राह्यता होती है उसके लिए भी नए अधिनियम की आवश्यकता थी। तो जो नए कानून है वो उनको लाना बहुत आवश्यक हो गया था। तो दिसंबर 2023 में ये 3 ऐसे नए अधिनियम बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, पास इनेक्ट कर दिए गए थे। उनको अभी इन्फोर्स होने के लिए 1 जुलाई 2024 की डेट फिक्स की गई है। 1 जुलाई 2024 से प्रोस्पेक्टिव रूप से ये तीनों अधिनियम जो है वो लागू हो जाएंगे हमारी कंट्री में और पुराने जो कानून है उनको उनका आगे एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। इस प्रकार से ये 3 कानून लाए गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करते हुए इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य नियम 2023 इसको लाया गया है। जी अमित। जी मैम, तो ये नए कानून आ गए हैं जो कि अब पुराने कानून की जगह ले लेंगे, उन्हें रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैम, बीएनएस में ऐसा कौन सा अपराध पेश किया गया है जो आईपीसी 1860 में मौजूद नहीं था? जी, इसमें आप मेजर चीजें ये देखेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटी में आती है। मॉब लिंचिंग क्या होता है, विटनेस के प्रोटेक्शन की स्कीम इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस होते हैं उनकी ग्राह्यता के बारे में बोला गया है। जब फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं तो उसको उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी वीडियो टेपिंग होनी चाहिए। जो विटनेसेस होता है उनका बयान होता है उनकी भी वीडियो टेपिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो नए अपराध है और नई पद्धतियां हैं उसको इस नए अधिनियम में इंट्रोड्यूस किया गया है। जी अमित। जी, तो ये सारे जो अपराध हैं वो इस नए अधिनियम में लाए जा चुके हैं और हमने ये भी सुना मैम कि जो दंड है वो भी कठोर हो जाएगा। इस पर भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जानने का विषय अभी ये भी है कि बीएनएसएस के तहत जो फैसले सुनाने की समय सीमा है वो क्या निर्धारित की गई है? जी, आप पुराने पेंडिंग केसेस का जब स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि सालों साल केसेस चल रहे होते हैं। तो नए अधिनियम में ये चीज की नीड को देखा गया और उसमें ये चीज समयावधि निर्धारित कर दी गई कि चार्जेस फ्रेम होने के 30 दिवस के भीतर भीतर वर्डिक्ट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए, जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस हो जाना चाहिए और वर्डिक्ट के 45 दिनों के भीतर भीतर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो क्लोज होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स के 45 दिनों के भीतर भीतर वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। तो ये भी एक नई चीज लाई गई है। अपील के लिए भी ये प्रावधान लाए गए हैं कि एक्सपीडाइट करके गति पकड़ के अपील्स को भी डिसाइड करना है। इससे क्या होगा कि केसेस ज्यादा पेंडिंग कोर्ट्स में नहीं रहेंगे और जल्दी जल्दी उसका निपटारा किया जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट इन दोनों में भी जल्दी केसेस का निपटारा हो, इसके लिए इसमें खास ध्यान दिया गया है। जी अमित। क्योंकि कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, तो कहीं देरी ना हो न्याय मिलने में, ये इस बार पूरी तरह से निर्धारित किया गया है, इसे आश्वस्त करके रखा गया है इस कानून में। बीएनएसएस के तहत मुकदमे के दौरान मैम कितनी बार स्थगन की अनुमति होती है? जी, जैसे आपने बोला जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके लिए भी एक नई चीज इसमें है कि एडजर्नमेंट्स, जो स्थगन होता है कि पेशी आप कितनी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम ट्रायल के दौरान आप 2 पेशी ले सकते हैं। ये चीज स्पेसिफिकली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जल्दी केसेस का निपटारा होने के लिए। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारतीय न्याय संहिता यौन सहमति के संबंध में महिलाओं के अधिकारों की
रक्षा किस तरह से करता है, किस तरह के प्रावधान इसमें शामिल हैं? जी, जब हम डिफेंस देखते हैं क्रिमिनल केसेस में, जब महिला के विरुद्ध के अपराध की बात करते हैं तो उसमें कंसेंट का प्रावधान होता है, सहमति का। तो एक्सप्लिसिटली अगर आप स्पष्ट रूप से सहमति को प्रूव करते हैं तभी आप इसमें एक्विटल हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे महिलाओं के लिए जितने भी कानून बने गए हैं, रेप लॉज हो गए हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पहले भी थे, स्ट्रिक्ट अभी भी है, और इसमें ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप कंसेंट को स्पष्ट रूप से प्रूव करें, अदरवाइज आपका इस लॉ से बचना बहुत ही मुश्किल कठिन हो जाएगा। बेल के लिए भी आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी कि बेल जनरली रेप मैटर्स में बहुत मुश्किल से मिलता है। अदरवाइज अगर आप स्पष्ट रूप से कंसेंट प्रूव नहीं करते हैं तो उसमें आपको ना बेल मिल सकता है, ना ही उसमें एक्विटल मिल सकता है। तो महिलाओं के लिए ये काफी जस्टिस फेवरेबल लॉज है। जी अमित। बिल्कुल मैम, बीएनएस आतंकवादी कृत्य को कैसे परिभाषित करता है? जी, जब हम वायलेंस की बात करते हैं, अगर इसमें धारा 111 में भारतीय न्याय संहिता में टेररिस्ट एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति वायलेंस करता है या वायलेंस करने का टेरर देता है, थ्रेट देता है, धमकी देता है, तो या जिससे किसी की जान या संपत्ति की हानि हो सकती है, या कोई इसेंशियल सर्विसेज है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस गोल्स को अचीव करने के लिए अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है या थ्रेट करता है, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी की परिभाषा में इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए जो हमारे भारत देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी है, उसको अगर खतरे में डाला जाता है तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे इसको कंसिडर किया गया है इस एक्ट में। और ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू प्रोविजन है, ये आईपीसी में पहले नहीं था, अब नए तरीके से इसको धारा 111 में इंक्लूड किया गया है। जी अमित। बिल्कुल, तो कुछ नई धाराएं और जोड़ी गई हैं, कुछ नए कानून और इसमें लाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पुराने भी अपराध हैं जो कि अभी भी पारित किए जाते हैं उनके लिए दंड इसमें निर्धारित किए गए हैं। एक ऐसा अपराधी है मैम, मॉब लिंचिंग। सरेआम सरेराह किसी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी जाती है, कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं और कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। लेकिन क्या इस कानून के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को भी लाया गया है? क्या कुछ धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं? जी, धारा 103 के दूसरी कंडिका में इसको मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि मर्डर अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमिट किया गया है, तो वो अगर उसका मर्डर करने के पीछे का मोटिव है कि रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज या अन्य किसी आधार पर मोटिवेटेड होकर के अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग की परिभाषा में लाया गया है। साथ ही साथ इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें डेथ पेनल्टी है। और इसमें यह नहीं है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये पहले ये चीज कहा गया था, जिसके बेसिस पे कई सारे बेल्स मिल जाते थे, एक्विटल भी हो जाता, दोष मुक्ति भी हो जाती थी। लेकिन नए कानून में ये चीज आ गई है कि अगर हर एक मेंबर, अगर वो 5 व्यक्ति संदिग्ध हैं, 5 में से हर एक मेंबर को उसका दंड दिया जाएगा, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्राइम अगर कमिट हुआ है तो उसमें हर एक व्यक्ति को उसमें पनिशमेंट दिया जाएगा। जी अमित। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी व्यक्ति है उसे समान रूप से दंडित किया जाएगा, चाहे कितने भी व्यक्ति इस तरह के अपराध में संलिप्त क्यों ना हो। मैम, पुराने और नए कानून में अगर हम जांच की बात करें तो जांच पूरी करने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और अगर है तो वो क्या है? जी, पुराने अधिनियम में आप देखते हैं 10 वर्ष से अधिक का अगर कोई दंडनीय अपराध होता है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 दिन में पूर्ण होती है, और या उससे कम होता है, 7 वर्ष तक का अगर होता है तो वो 60 दिन के भीतर कंप्लीट होना जरूरी होता है। लेकिन नए अधिनियम में इसको 180 दिन की समयावधि में इंक्लूड किया गया है कि अरेस्ट के 180 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जब विचारण जब स्टार्ट हो जाता है, जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, यानी आरोप लग जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके 30 दिन के भीतर जो है वर्डिक्ट आ जाना बहुत आवश्यक होता है, जजमेंट आ जाना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पहले ये समय सीमा नहीं हुआ करती थी, तो ट्रायल चलते थे, 1 साल चलते थे, 10 साल चलते थे, इवन 15 साल भी चलते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि चार्जेस फ्रेमिंग के 30 दिन के भीतर जो है जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। जी अमित। तो 30 दिन के भीतर यानी कि बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड हम इसे कह सकते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिल सकता है, जांच पूरी हो सकती है। मैम, जमानत और बॉन्ड का जो संबंध है, क्या वो इस कानून में देखने को मिलता है? नया कानून जमानत और बॉन्ड को कैसे वर्गीकृत करता है, कैसे संभालता है? जी, पहले ऐसा होता था कि हम पट्टा देते थे, बॉन्ड अगर बेल मिल गई है तो फिर पट्टा दे दिया और सिक्योरिटी दे दी, या फिर मुचलके पे छूट गए, इस प्रकार से ऑर्डर्स होते थे। लेकिन इस अधिनियम में कैश बेल को ज्यादा एम्फेसिस किया गया है
कि 30 एडिशनल ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें कैश बेल की बात की गई है, जैसे क्रिमिनल ट्रेसपासिंग हो गया, आपराधिक अतिचार, या फिर न्यायालय में उपस्थित होने में अगर व्यतिक्रम करता है, फेलियर टू अपीयर इन कोर्ट, साथ ही साथ रैकेटियरिंग, डोमेस्टिक टेररिज्म वगैरह, राइटिंग, बलवा वगैरह, इस प्रकार के जो अपराध हैं इसमें कैश बेल का प्रावधान इंक्लूड किया गया। उसमें भी काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिए गए हैं कि कमर्शियल बॉन्ड के बराबर के ही नियम कानून कैश बेल में भी लागू होंगे, और एक व्यक्ति अपने एक बेल पर 3 कैश बेल एक साल में उससे ज्यादा नहीं दे सकता। एक साल में सिर्फ वो 3 जो कैश बॉन्ड्स वही वो उसमें बॉन्ड इंक्लूड करके उसमें वो कर सकता है, बेल की सामने वाले की करा सकता है। तो साथ ही साथ जैसे अगर एक्यूज प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें भी ट्रायल जो है उसके एब्सेंस में भी कंडक्ट किया जाएगा, और ये माना जाएगा कि उसकी प्रेजेंस में ही ट्रायल कंडक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से नए ऐसे कानून हैं जो बेल्स एंड बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करता है। जी अमित। जी मैम, शब्दावली की जहां तक बात है तो नए कानून में शब्दावली में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? जी, शब्दावली जैसे मर्डर हम हमेशा बोलते रहे हैं 302 में इसको दोष सिद्धि हो गई, तो अब नए कानून में वो 101 में आ गया है। साथ ही साथ चीटिंग जो 400 BC का अपराध जो सबसे ज्यादा प्रचलन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करते थे, वो अब 316 में आ गया है। डिफॉर्मेशन, मानहानि 499 में हुआ करता था जो 354 में आ गया है। तो इस प्रकार से कई सारे धाराएं हैं जो इसमें चेंजेस आ गए हैं। तो अभी अगर आपको रेफरेंस देना है नए अधिनियम में तो आपको नई धाराएं बोलनी पड़ेगी, पुरानी धाराओं को अब आपको अपने ब्रेन से भी डिलीट करना होगा। जी अमित। जी मैम, अवैतनिक जुर्माने क्या होता है और इसका क्या कुछ रुख नया कानून में देखने को मिलता है? जी, जैसे अगर न्यायालय ने दंडित किया है कि आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो जुर्माना नहीं भरने के व्यतिक्रम में कारावास जो है वो पहले हुआ करता था, ज्यादा समय का नहीं होता था उसमें, लेकिन अब इसमें फाइन का प्रोविजन डाल दिया गया है कि 5,000 से ज्यादा उसमें फाइन नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी जो है छूट दी गई है इस कानून में कि 5,000 से ज्यादा आप इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट और फाइन नहीं जाएंगे। साथ ही साथ जो वारंट है, वारंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन फोरफीचर ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, तो वो चीज एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर गुड बिहेवियर में आप रिलीज हुए हैं तो उसमें अब वारंट, अगर उसमें आप व्यतिक्रम करते हैं उसके लिए वारंट जारी होगा। तो पहले इस चीज का प्रावधान नहीं था। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे नई बदलाव इस एक्ट में देखे जाते हैं। जी अमित। जी मैम, विस्तार से भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो नया कानून है इसमें डिजिटलीकरण की क्या भूमिका होती है? जी, डिजिटल पुराने अधिनियम में तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि नए डिजिटल वेज में हम केस की फाइलिंग करें या केस की प्रोसीडिंग्स करें या बयान ले या किसी भी प्रकार से नई चीजें करें। तो नए कानून में ई फाइलिंग का एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि केस मैनेजमेंट, अगर किसी एडवोकेट को अपना केस मैनेजमेंट करना है, कोर्ट को केस मैनेज करना है, तो ई फाइलिंग, और एडवोकेट्स को ई फाइलिंग करनी है तो ई फाइलिंग का नया प्रावधान दिया गया है। पुराने अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, उसको एडमिट करवाना ही एक एडवोकेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उसमें 65B का हम सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते थे, उसके बाद वो एडमिसिबल होता था। लेकिन नए अधिनियम में क्योंकि डिजिटल जमाना होता गया है, डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो ईमेल्स, चैट लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीजों की एडमिसिबिलिटी के बारे में प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए गए हैं और उनकी एडमिसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है नए लॉ में। साथ ही साथ साइबर क्राइम के नए जो प्रोविजंस है उनको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे हैकिंग हो गया, डेटा ब्रीचेस हो गए, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, क्योंकि आजकल आइडेंटिटी थेफ्ट और इस प्रकार के कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें कंप्लेंट्स आते हैं। तो नए कानून में इसको जगह दी गई है। साथ ही साथ डिजिटल फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को भी इंक्लूड किया गया है। पुरानी पद्धतियों को चेंज करके नई पद्धतियों को अडॉप्ट किया गया है, उनकी एडमिसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को डिस्प्यूट होता है सिविल नेचर का और छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल का भी, रेजोल्यूशन का भी प्रावधान इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ODR जिसको बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। साथ ही साथ डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इस चीज को भी ID सिस्टम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक नया प्रावधान इसमें डाला गया है। तो इस प्रकार से कई सारी डिजिटल चीजें हैं वो नए कानून में इंक्लूड की गई है। जी अमित। मैम, डिजिटल प्रूफ्स क्या होते हैं और
इन्हें ये कैसे प्रभावित करता है? जी, जैसे ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं, जैसे वीडियो चैट्स हो गए, ऑडियो विजुअल मीन्स हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन वाली चीजें हो गई, तो इनका सर्च एंड सीजर वो भी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा किया जाएगा। फॉरेंसिक जब किया जाएगा तो उसकी भी एक रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे सीजर कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि पहले टैंपरिंग के बहुत ऐसे इंसिडेंसेस देखे जाते थे कि मर्डर स्पॉट में मर्डर वेपन ही गायब हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ना रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी होती थी और ना ही कोई मॉनिटर करने वाले अधिकारी अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे, तो इस प्रकार की चीजें देखी जाती थी कि जो फैब्रिकेट हो जाता था और जो स्पॉट है, क्राइम स्पॉट है, वो उसमें कई सारी ऐसी चीजें हो जाती थी जिस वजह से डिस्क्रिपेंसी आती थी, जिसमें एक्विटल हो जाता था। तो इसके लिए रिकॉर्डिंग का एक नया फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन सेक्शन 176(3) में फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की भी प्रावधान दिया गया है, और उसमें विक्टिम की जो टेस्टिमनीज होती है, ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि विक्टिम की जो टेस्टिमनी है उसका भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग किया जाए। तो इस प्रकार से कई सारे न्यू जो है इसमें प्रोविजंस लाए गए। जी अमित। तो बहुत सारे नए प्रावधान इस नए कानून में लाए गए हैं। मैम, क्या जो नए आपराधिक कानून हैं इनसे पुराने कानून से किसी कमी या आलोचना को संबोधित किया गया है? जी, जैसे पहले कानून में विक्टिम के बारे में ज्यादा उसमें विक्टिम के फैसिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता था, नए कानून में विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लाया गया है। जैसे विक्टिम के जो राइट्स है, नीड्स है, डिग्निटी है, उन सबको मेंटेन करने की बात की गई है। विक्टिम का प्रोटेक्शन है, उसके लिए प्रावधान दिया गया है कि कैसे अगर विचारण के दौरान में उसको संरक्षित किया जाएगा। कई ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए थे रिसेंटली हमारी कंट्री में कि अगर गवाही देने जा रहा है, इवन इलाहाबाद का केस था, तो उसमें गवाही देने जा रहे थे अगर, और या वकील भी जा रहे थे, तो उनको भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो इन सब चीजों की सेंसिटिविटी को देखते हुए विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम को भी लाया गया है, और उनकी डिग्निटी को, राइट्स को, उनकी सेफ्टी को उनको इंश्योर करने के लिए ये नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ आप जैसे हमने डिस्कस किया था कि समयावधि निर्धारित कर दी गई है कि विचारण कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल का भी एक बहुत ही अच्छी चीज कर दी गई है कि तारीख पे तारीख अब नहीं होगी, अब जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा किया जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन किया गया है कि जब हम ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है जो पुराने लॉज में एब्सेंट दिखता था। और जो कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, रेप लॉज हो गए या अदर जो मॉब लिंचिंग जैसे, टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे, ऐसे कई सारे ऑफेंसेस है जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात जैसे मैंने की थी, तो वो भी इसमें डाला गया है। डिजिटल एविडेंस है, उसको भी हमने देखा कि इसमें डिजिटल एविडेंस भी कितने ब्यूटीफुली एडमिसिबल किया गया है। जी अमित। मैम, लगभग सभी अहम बिंदुओं पर तो हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये जो नया कानून है इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और अभी इसे लाया जा रहा है? क्या पहले ही इसे ला दिया जाता तो इतने जो संदिग्ध अपराध हुए हैं, क्या आप मानते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि उनमें कमी आ सकती थी? डेफिनेटली, जैसे पुराने लॉज है उसमें हम जब स्टडी करते थे उस चीजों की, तो हमें दिखता था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। जब आप किसी भी लॉ का अवलोकन करते हैं तो आपको लगता है आज की डेट में तो सेडिशन जैसा अपराध, जैसे राजद्रोह जैसा अपराध है, वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो जब हम देखते पुराने लॉज में कई सारे लूप होल्स थे जिसको नए लॉज द्वारा कवर किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो नए लॉज बने हैं उसमें जो है वो भी फुल फ्लेज है। मुझे भी ये लगता है कि उसमें भी कई सारे चेंजेस की जरूरत है। उसमें आपने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जितने चेंजेस किए हैं अभी के टाइम के हिसाब से वेल सफिशिएंट है। लेकिन आलोचना मेरी यही है पुराने लॉज में कि जब पुराने लॉज की एप्लीकेबिलिटी की बात करते थे तो कई सारे ऐसे अपराधी थे जो बच गए, और जो नए लॉज है इसका बहुत मेजर एग्जांपल तो हम निर्भया के से ही देख सकते हैं, क्योंकि निर्भया इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही आप पॉक्सो अधिनियम को देख रहे हैं, उसके बाद ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को देख रहे हैं। जब एसिड अटैक के केसेस हुए तब जाके आप एसिड अटैक के मेजर पनिशमेंट्स को देख रहे हैं। तो ऐसे कोई मेजर इंसिडेंसेस हो जाते हैं, उसके बाद लॉज हमारे कंट्री में चेंज होते हैं। तो अभी क्योंकि एन नंबर ऑफ ओकेजन्स में कई सारे एक्यूज्ड, कई सारे ऐसे अभियुक्त हैं जो बच के निकल गए, उसके लिए अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वाले नए लॉज आ गए। कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे कमा के निकल गए, और इस वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के अब नए कानून आ रहे हैं।
तो ये जरूरी हो जाता है, क्राइम के हिसाब से मॉडर्न अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा कानून पुराना है, उसको नया करना बहुत जरूरी है। इस वजह से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो अभी लॉज हैं वो ठीक है, उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट्स होने चाहिए और आने वाले टाइम में होंगे भी। तो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री अभी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती जा रही है। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने ये भी चर्चा की, जो धाराएं हैं अब उनकी संख्या यानी कि जो अंक है वो भी बदल दिए गए हैं। पुराने समय से हम जिन धाराओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी शब्दावली में है। तो क्या आप मानते हैं कि ये भी एक चुनौती होगी कि नई धाराओं को याद करना, क्योंकि पुरानी शब्दावली और नई शब्दावली दोनों में अंतर है, ये भी एक परेशानी सामने आ सकती है? जी, ये परेशानी ज्यादातर वकीलों और जजेस को आएंगी और पुलिस वालों को आएंगी। आम जनता तो बोलते बोलते में ही कई सारी चीजें चेंज कर लेंगी। और जैसे ये हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, वैसे आने वाले टाइम में हम और ऐसे ऑफेंसेस में और ऐसे लॉज में डिस्कस करेंगे, जिस वजह से लोगों को इस बात की इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन जब धाराएं चेंज हो गई है, ये भी एक चैलेंज है। और पुरानी धाराओं को चेंज करना ये थोड़ा सा आलोचनीय है, क्योंकि हमें भी प्रैक्टिस उन्हीं पुरानी धाराओं की थी, लेकिन अब नए के हिसाब से अब हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो उसमें चेंजेस हुए, वो उसके लिए हम बहुत खुश हैं कि भाई नई चीजें, नए ऑफेंसेस आए हैं। अदरवाइज जो पुरानी चीजें प्रचलन में थी उनको चेंज करना, ये थोड़ा सा आज की डेट में हर किसी को ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। बट स्टिल जो है उसके लिए हम अडेप्ट करने के लिए भी रेडी हैं। जी अमित। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मैम की जो अपराधों की संख्या है, अपराधों का जो वर्गीकरण है, वो इस नए कानून में बढ़ गया है, इस वजह से ये हुआ है? जी, ये भी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इसको प्रॉपर वे में डिस्टिंग्विश भी किया गया है। कई सारे हम आईपीसी में ऐसे डेफिनेशंस देखते थे जिसमें अटेम्प्ट, प्रयास और साथ ही साथ उसका अबेटमेंट, इनका एक ही धारा में इंक्लूजन किया जाता था। इस नए अधिनियम में उसको प्रॉपर तरीके से वर्गीकरण कर दिया गया है। हाँ, जगह जरूर बदली है लेकिन नेचर नहीं बदला है। कई सारे ऑफेंसेस का पनिशमेंट जरूर बदली है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी प्रोसीजर है वो नहीं बदला है। तो अडेप्ट करने योग्य है, तो डेफिनेटली आप अडेप्ट करिए, क्योंकि अब तो लागू भी होने वाला है 1 जुलाई से। तो इट्स बेटर टू बी ओपन फॉर न्यू थिंग्स। जी अमित। जब ये लागू होता है तब किस तरह की जो प्रायोगिक परेशानियां हैं धरातल पर इसे लागू करने में हो सकती हैं? सिस्टम में क्या कोई खास मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं? जी, जैसे आप देखेंगे कि 1 जुलाई के बाद जो ऑफेंसेस होंगे, उसके लिए नया एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन पुराना जो अधिनियम है, पुरानी जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस चली आ रही थी, पुराने ऑफेंसेस में वही लागू होंगी। तो हमें बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग जजेस और पुलिस ऑफिसर्स, हमें इन चीजों को बैलेंस करना होगा। पुराने ऑफेंसेस को पुराने एक्ट्स के अकॉर्डिंग डील करना होगा, नए ऑफेंसेस को नए एक्ट के अकॉर्डिंग डील करना होगा, उसको उस हिसाब से प्रोसीड करना होगा। चैलेंज तो है लेकिन मैनेजेबल है, तो कर लेंगे उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। जी अमित। बिल्कुल। तो लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हमने बात की नए आपराधिक कानून पर। हमने जाना कि किस तरह इसमें पुराने कानून से भिन्नताएं हैं, दंड और सजा के लिए इसमें कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं। हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस अहम विषय पर जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।